हिंदी भाषा का जो महत्व है इसकी व्याख्या करें। ये सवाल पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करते हो तो 15 नंबर के लिए आपसे पूछा हुआ था कि भाषा क्या होता है, पहले वो बताइए, और हमारे जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में इसका क्या महत्व है इसकी भी व्याख्या करनी है। यानी 2 सवाल आपको यहाँ जोड़ के पूछा हुआ है और 15 नंबर पूछा हुआ है, और 15 नंबर मतलब मिनिमम 3 पेजेस में आपको अपने जो जवाब होंगे वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं भाषा क्या होता है। भाषा मतलब इंग्लिश में जिसे लैंग्वेज के नाम से जानते होंगे। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य यानी हम सभी लोग अपने विचार, अपने भावनाएं, अपने अनुभव दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। यानी भाषा वो माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, अपने आइडियाज लोगों को क्या करते हैं, शेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, पहुंचाने का काम करते हैं। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवेश को संरक्षित और व्यक्त करने का महत्वपूर्ण यंत्र है। ये सिर्फ बोला जाए तो किसी बातचीत करने का नहीं है, ये हमारे मानव जीवन में सामाजिक हो गया, हमारा सांस्कृतिक जीवन मतलब सांस्कृतिक परिवेश हो गया, ऐतिहासिक परिवेश हो गया, इन सभी को संरक्षित बचाव करने के लिए और ये व्यक्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में काम करता है। ठीक है, तो भाषा का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि इसके बिना समाज और संस्कृति का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अगर भाषा नहीं है तो हमारा जो मनुष्य का समाज है उसका ना ही संस्कृति रहेगा और ना ही समाज का अस्तित्व रहने वाला। इसलिए भाषा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी की परिभाषा अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो हिंदी भारत की प्रमुख भाषा में से एक है। जो देवनागरी यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है, जिसे हम देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यह हमारे भारतीय संविधान को एक आधिकारिक राजभाषा दी हुई है और इसकी जड़ें जो है संस्कृत भाषा के गहराई से जुड़ी हुई है हमारे पास है। हिंदी का उद्भव माना जाता है कि जो 10वीं शताब्दी में हुआ था और ये 19वीं शताब्दी तक भारत के प्रमुख संपर्क भाषा बन चुकी है। ठीक है, 19वीं शताब्दी पूरे भारत में लगभग लगभग फैल चुका था। अब इस हिंदी भाषा का महत्व जो है उसके बारे में ही जानते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, यानी हिंदी भाषा का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या रखता है इसके बारे में बताया हुआ है। हिंदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है हमारे पास। ये जो हिंदी भाषा है हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा सिविलाइजेशन है, उसकी आत्मा यानी सोल है बेसिकली। ठीक है, इसके माध्यम से ही प्राचीन भारत के अगर जितना हम लोग गौरवशाली इतिहास देखने जाते हैं और हमारी जितने भी सांस्कृतिक परंपरा हो उनका संरक्षण और प्रचार प्रसार जो है वो इसी भाषा में किया गया था। तुलसीदास जी की अगर रचना के बारे में बात करें, तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो गए, सूरदास की जो भक्ति काव्य हो गए और कबीरदास के जो दोहे हैं वो हिंदी हमारे साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है, क्योंकि ये सब के सब हमारा कहा जाए हिंदी काव्य को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया है। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का जो उपयोग था वो एक प्रेरणादायक भाषा के रूप में हुआ। हमारे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी या टाइम पीरियड था, उस समय हिंदी का उपयोग हम लोगों ने क्या किया था, एक प्रेरणादायक भाषा के रूप में इसका उपयोग किया गया था, जिससे हमारे प्रत्येक भारतीयों में एकता और राष्ट्रीय भावना का क्या हुआ था, संचार हुआ था। तो ये पहला पॉइंट था सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भाषा का। दूसरा पॉइंट है इससे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। देखिए हमारे भारत में देखिए विविधता बहुत है, लगभग यहाँ पर 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है और सैकड़ों बोलियों, तो कितना सारा बोलियां बोला जाता है, लेकिन एक हिंदी एक ऐसी भाषा माफ करिएगा जो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विभिन्न जितनी भी संस्कृति है और भाषा को जोड़ने के रूप में कार्य करती है। महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था, क्योंकि लगभग ये हमारे भारत के अधिकांश आबादी द्वारा समझी जाती है और बोली जाती है, क्योंकि रफली एक ऐसा लैंग्वेज है जो लोग समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं हमारे पास है, इसलिए गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा भी कहा था। तीसरा पॉइंट है, अच्छा इसी पॉइंट पे लाइन छूटा हुआ है कि हिंदी की सरलता और व्यापकता ने इसे राष्ट्रीय एकता का मजबूत प्रतीक बनाया है। यानी हिंदी की जो सरलता, हिंदी जो इजीली बोला जाता है और लोगों तक पहुंचा जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय एकता का मजबूत प्रतीक यानी सिंबल भी मान लिया गया है। ठीक है, तीसरा है शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में इसका योगदान। देखिए एजुकेशनल फील्ड्स हो गए जिनमें, और जितने भी बिजनेस गोल्स हो गए या बिजनेस फील्ड्स हो गए, उनमें इसका योगदान, हिंदी जो है शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी जो भाषा है उसका शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम लोग अपने भारत के जितने भी हिंदी माध्यम विद्यालय हैं या स्कूल विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जो लाखों छात्रों को क्या करती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ प्रदान करने का कार्य करती है। हिंदी समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हैं, डिजिटल मीडिया न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर क्या करती है, सूचना प्रचार प्रसार करने का एक बड़ा सा स्रोत बन चुकी है। हिंदी के जितने न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स है, डिजिटल मीडिया, ये सभी बड़े पैमाने पर एक न्यूज़ का सोर्स बन चुकी है। व्यावसायिक क्षेत्र में अगर हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ते चला जा रहा है, विशेषकर अगर हम देखें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जहाँ हिंदी भाषा के जो विज्ञापन और प्रचार प्रसार का प्रभाव अधिक होता है। आप देखे होंगे जो भी एडवर्टाइजमेंट है, चाहे कितनी भी आप इंग्लिश लिख दिए, लेकिन अगर एक लाइन में अगर हिंदी में लिखा गया तो लोग उसे बेहतरीन तरह से समझ पाते हैं, इसलिए इसका एडवर्टाइजमेंट बड़ा रोल पड़ता है। अगला है सरलता और संपर्क भाषा के रूप में। देखिए
हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसकी जो बोल इसका मतलब ये जो सबसे सरल है और इसकी व्यापकता है। हिंदी के व्याकरण और लिपि की जो संरचना है इसका स्पष्ट है और तार्किक लॉजिकल है इसमें, जिससे इसे लोगों को सीखना और समझना आसान होता है। यह भारत की संपर्क भाषा है जो विभिन्न भाषाओं में कहा जाए लोगों को जोड़ने के माध्यम में काम आती है, हमारे पे काम बनाती है। ठीक है, पांचवा है इसकी वैश्विक पहचान है और विस्तार भी अच्छा खासा है। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी केवल भारत तक ही सीमित नहीं, यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हमारे पास है। हमारे गायत्री मंत्र, रामायण, महाभारत, युग जैसे भारतीय संस्कृति जो भारतीय हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का जो प्रचार प्रसार है वो हिंदी के माध्यम से ही हुआ है हमारे पास है। विदेशी में अगर कहा जाए विदेशों में जो बसे प्रवासी है वो भारतीयों के कारण ही हिंदी विश्व स्तर पर जानी जाती है। जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन हो गया हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व हिंदी दिवस का आयोजन जो है इसी हिंदी की वैश्विक पहचान को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है हमारे पास है कि अगर हिंदी सम्मेलन होगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, इससे हिंदी का जो पहचान है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसका तकनीकी और डिजिटल युग में इसका क्या योगदान है हिंदी का। ठीक है, तो डिजिटल युग में हिंदी ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। जैसे सोशल मीडिया में आप देखते ब्लॉग है, व्हाट्सअप है, हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे बड़े तकनीकी जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी में भी अपना सेवाएं जो है वो देना शुरू कर दिया। ई कॉमर्स और ऑनलाइन सामग्री आप हिंदी में भी उसका ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी मतलब हिंदी लैंग्वेज के थ्रू लोग इजीली उसे अवेलेबल करा सकते हैं अपने पास। सातवां पॉइंट है यहाँ पर है साहित्यिक और इसकी सृजनात्मक योगदान। ठीक है, हिंदी साहित्य जो है बेसिकली वो भारतीय साहित्यिक परंपरा के महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जिनमें प्रेमचंद, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रहरी, कई ऐसे महान हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी हमारे साहित्य को समृद्ध बनाया। हिंदी फिल्म में गीतों ने हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाया। वही जो हिंदी भाषा विकास में बहुत अनेकों जो चुनौतियां होती है और उनका समाधान के बारे में यहाँ बताया गया है। तो अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात करें तो अंग्रेजी का जैसे प्रभाव बढ़ रहा है उससे हिंदी का उपयोग कभी आ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी बीच हमेशा एक विभाजन देखने को मिला है। जितनी भी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी को लेकर थोड़ा कहीं ना कहीं विवाद आपको देखने मिलता है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, देखिए हिंदी के प्रति लोगों के मन में सम्मान और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जितने भी हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम है उनमें हिंदी का समावेश होना चाहिए और इसके साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है तीसरा पॉइंट है तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी को और अधिक क्या करना चाहिए, सुलभ बनाना चाहिए, जिससे इसके समाधान हो सकते हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल हिंदी के प्रति। ठीक है, कि हमारा भाषा में हिंदी का क्या महत्व है और भाषा के क्या समझाना चाहिए, भाषा की परिभाषा ये हमने आपको समझा दी। ठीक है, अब इसी में थोड़ा लास्ट आप समझ सकते हैं कि हिंदी जो हमारी भाषा है वो भारत की आत्मा है। ठीक है, यह केवल संवाद का माध्यम नहीं है, हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय पहचान सभी चीज़ का मतलब है। आज आवश्यकता है कि हिंदी न केवल बोलने लिखने पढ़ने में बल्कि इसे जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें भी इसे यूज किया जाए। हिंदी का संरक्षण हो और प्रचार प्रसार करना हर भारतीय कर्तव्य है, ताकि इसकी जो समृद्ध परंपरा है और इसका जो गौरव इतिहास है वो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां उन तक ये पहुंच सके। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आपको आंसर था। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है भाषा संप्रेषण के बारे में। ठीक है, भाषा संप्रेषण के जो कह सकते हैं विभिन्न जो चरण होते हैं या विविध चरण होते हैं उनका उल्लेख करते हुए, ठीक है, इसके महत्व पर प्रकाश डाले। यानी भाषा संप्रेषण का जो अलग अलग चरण होता है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनका उल्लेख करते करते, ठीक है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए यही जानते हैं सबसे पहले भाषा संप्रेषण होता क्या है। तो भाषा संप्रेषण यानी अगर हम बात करें संप्रेषण मतलब होता क्या है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। आप अपने आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स को एक जगह से या लोगों तक पहुंचाते हो, ये प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बस इसमें लैंग्वेज जुड़ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू यानी अगर हम बात करें भाषा संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जो विचार है, अपनी भावनाएं, जानकारी और अनुभव वो दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये केवल आपके व्यक्तिगत स्तर पर कार्य नहीं करता बल्कि सामाजिक और संस्कृति के स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी लोग आपके पर्सनल लेवल पे नहीं, ये हमारे समाज के प्रति, संस्कृति पर भी क्या करता है, महत्वपूर्ण इसका एक भूमिका बना जाता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से संप्रेषण में कुछ यहाँ पर निश्चित चरण होते हैं, कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हो सकते हैं या स्टेप जिनके अंतर्गत संदेशों को तैयार करना होता है, उसे भेजना होता है, प्राप्त करना होता है, समझाने की प्रक्रिया शामिल होती है। जैसे इसमें देखिए पहले क्या है, सबसे पहले स्टेप में अगर हम जाते हैं तो इसमें है पहले विचार का निर्माण करना। भाषा संप्रेषण निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला है विचारों का निर्माण, आइडिया फॉर्मेशन। यह संप्रेषण का पहला चरण होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने मन में विचार, सूचना या भावनाओं को क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है। दूसरा, यह चरण जो है बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, सेंटर के अंतर्गत होता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए किसी शुभ कार्य नहीं, तो पहले यह मन में विचार तो आना चाहिए कि आपको क्या और कैसे कहना है, किस प्रकार आप उसे बोलिए, ये तो आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है संदेशों का संकलन, मतलब मैसेज को इनकोडिंग करना।
इस चरण में हम लोग विचारों के जो शब्द इस्तेमाल किए गए, प्रतीक या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए तैयार किया है। जैसे आपने भाषा का इस्तेमाल किया, लिपि का इस्तेमाल, संकेतों के माध्यम से हो सकता है। जैसे किसी शुभकामना देने के लिए आपने लिखा आपका जो दिन हो वो शुभ कह सकते हैं शुभ हो, ठीक है। ये आपको संदेशों का आकलन मतलब इनकोड करना है। अब माध्यम का चयन करना मतलब आप कैसे भेज सकते हो, ठीक है, यानी चैनल का भी सिलेक्शन करना। इसमें हो सकता है आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, दृश्य मतलब ऑडियो वीडियो बना कर रिकॉर्ड कर सकते हो, डिजिटल हो सकते हो, मोबाइल पर कॉल कर सकते हो, ईमेल भेजना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। चौथा पॉइंट है संदेशों का इसमें संप्रेषण होता है। इसमें चौथा पॉइंट है संदेशों और संप्रेषण, मैसेज को ट्रांसमिशन करना। इस चरण में संदेशों को चयनित माध्यम से प्रेषित किया जाता है। मतलब इस प्रोसेस में हम लोग जो सेंडर है उसको बेसिकली रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। जैसे कॉल पर आप अपनी बात कह सकते हो या संदेश लिखकर पहुंचा सकते हो। फिर मैसेज का ग्रहण होना, संदेश का ग्रहण होना, मैसेज रिसीव होना। इस चरण में प्राप्तकर्ता क्या करता है, रिसीवर के संदेश को प्राप्त करता है, ठीक है। अब हो सकता है वो संदेश को सुनने, पढ़ने, देखने सीमित नहीं होता, ये मानसिक स्तर पर हो सकता है, जैसे फोन पर किसी की बात सुनना या ईमेल पढ़ना। अब संदेश का डिकोड होना मतलब डिकोडिंग कहना मतलब आपने जो बोला उस चीज़ को यहाँ पर समझा जाता है हमारे पास है, ठीक है। इस चरण में संदेश का समझने की प्रक्रिया होती है। जैसे आपका दिन शुभ हो, इसका अर्थ समझना होता है हमारे पास। फिर प्रतिक्रिया होती है, फीडबैक, मतलब यह संप्रेषण प्रक्रिया सबसे अंतिम चरण है और इसमें आपको क्या उत्तर मिलेगा या प्रतिक्रिया मिलेगा बताया जाता है। जैसे हो सकता है वो आपको बदले में धन्यवाद बोले, आपको शुभकामनाएं, ये सब चीज़ मिलता रहता है हमारे पास। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इस भाषा संप्रेषण का क्या महत्व है, तो भाषा संप्रेषण केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति, समाज और संस्कृति के विकास में कई स्तरों पर क्या करता है, योगदान करता है। जैसे पहले आपके व्यक्तिगत स्तर पर आपकी आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्ति क्या करता है अपने विचार और भावनाओं को स्पष्ट रूप से इससे व्यक्त कर सकता है। शिक्षा और सीखने में इसका योगदान होता है। भाषा संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान का क्या होता है, विस्तार होता है हमारे पास है। सामाजिक स्तर पर बात करें तो ये सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है, हमारी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में क्या होता है, ये सहायक होता है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय स्तर पर, यह भाषा जो है हमारे पास है, इससे एकजुटता और सहयोग का प्रतीक माना जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे विकास के लिए आधार बनता है, किसी भी देश में देखिए विकास के लिए प्रभावी संप्रेषण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे पास, ठीक है। वैश्विक स्तर पर क्या है, इससे संस्कृति में हमारा आदान प्रदान होता है। भाषा संप्रेषण से हमारी जो वैश्विक संस्कृति है और विचारों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति होती है हमारे, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं। तकनीकी विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाषा संप्रेषण आवश्यक होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ये सहज होता है और स्पष्ट होता है। भाषा संप्रेषण में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि जो संदेश होना चाहिए वो गलत ना समझा जाए। इसमें लचीलापन नहीं होना चाहिए, हमारे पास लचीलापन होना चाहिए। भाषा के माध्यम जितने जटिल विचार हो उनको सरल रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा है संस्कृति संवेदनशीलता। देखिए विभिन्न भाषा और बोलियों का प्रयोग करके उनके जो सांस्कृतिक संदर्भ में करना संप्रेषण को क्या करता है, हमारा प्रभाव, यानी आप जिस कह सकते हैं भाषा और बोली का इस्तेमाल करके उनके सांस्कृतिक संदर्भ में अपना भाषा संप्रेषण को क्या और प्रभावी बना सकते हैं। समय व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश का सही समय पर उसका प्रेषण करना और प्रतिक्रिया, ये सभी चीज़ शामिल होती है। अब देखिए इसके में क्या होते हैं, बहुत सारी चुनौतियां और समाधान। जैसे पहला हम लोग जानते हैं भाषा की बहुत सारी विविधता होती है। विभिन्न जो भाषा होती है और बोलियों के कारण क्या होता है, संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। अगर आपका संदेश स्पष्ट नहीं है या द्व्यर्थी होता है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है तकनीकी बाधाएं, डिजिटल जो भी दिक्कतें हो सकती है, इससे आपका संप्रेषण खराब हो सकता है। अब समाधान क्या है, आपको बहुभाषी प्रशिक्षण कार्यक्रम इन बाधाओं को आपको दूर कर सकता है। आपका भाषा स्पष्ट होना चाहिए, संप्रेषण स्पष्ट होना चाहिए और तकनीकी ज्ञान का विकास होना चाहिए। मतलब डिजिटल जो भी चीज़ कर रहे हैं उस पर कोई भी की गलती नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है भाषा संप्रेषण मानव समाज के विकास का आधार है। यह केवल व्यक्तिगत विचारों को साझा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के निर्माण, विकास और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का भी साधन होता है। प्रभावी कह सकते हैं भाषा संप्रेषण न केवल व्यक्तियों के बीच बेहतर समाज साबित करता है, बल्कि हमारे समाज और राष्ट्र के स्तर पर एक प्रगति का मार्ग जो है मतलब रास्ता जो दिखाता है, ठीक है। अतः भाषा संप्रेषण के महत्व को समझना और उससे प्रभावी बना आज के युग में हमारे पास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या आवश्यक है। तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी स्थिति पर आपको क्या करना, प्रकाश डालना है, इसके बारे में बताना है। तो वर्तमान में अगर हम अपने हिंदी भाषा की स्थिति के बारे में परिचय दें, सबसे पहले यहाँ बताया गया कि हिंदी जो भाषा है वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे व्यापक मतलब सबसे प्रचलित रूप से बोले जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी है। यह भारत की राजभाषा है और विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, मतलब विश्व में यानी वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट सबसे ज्यादा बोला जाने वाला जो लैंग्वेज होता है वो है हिंदी हमारा। हिंदी भाषा ने अपने ऐतिहासिक,
सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को हमेशा बनाए रखा है, लेकिन वर्तमान में इसे कई चुनौतियों का सामना और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है। अब कौन कौन से चुनौतियां और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है, जाइए जानते हैं। पहला, हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति पर जो सकारात्मक पक्ष है यहाँ पर, उसके तहत बताया गया यहाँ पर कि विश्व स्तर जो है हमारे पास, उस पर क्या हो रहा है, हिंदी का प्रसार हो रहा है। तीसरी, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो हिंदी है, आज हिंदी को लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोग मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये यूज करते हैं। अब 25 करोड़ लोग जो होते हैं हमारे पास, वो सेकेंडरी भाषा मतलब द्वितीय लैंग्वेज के रूप में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सबसे पहला जो डेटा यहाँ दिया हुआ है। अब इसकी वैश्विक पहचान की ओर बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र और अन्य जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी की स्वीकृरता लगातार बढ़ती चली जा रही है, बताया हुआ है। जैसे यहाँ विश्व हिंदी दिवस हर साल हम लोग क्या करते हैं, 10 जनवरी को यहाँ पर मनाते हैं। जितने भी विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्ययन, अमेरिका जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर विशेष पाठ्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर है शिक्षा और साहित्य में हिंदी का योगदान। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में अधिकांश जो राज्य हमारे पास, वो हिंदी शिक्षा का माध्यम होते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य आज भी हमारी जो प्रासंगिक और जो समृद्ध जीवन है उसके बारे में बताता है। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय जैसे ना जाने कितने ही साहित्यकारों की कृति आज भी यहाँ पढ़ी जाती है और सराही जाती है। अब हिंदी भाषा में हर साल लगभग हजारों पुस्तकें जुड़ती हैं और पत्रिका यहाँ प्रकाशित होती रहती है, लेकिन यहाँ मीडिया और मनोरंजन में हिंदी का वर्चस्व रहता है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि सिनेमा में, जैसे हिंदी फिल्म उद्योग जिसे हम बॉलीवुड भी कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर फिल्म उद्योग है। यहाँ इसकी फिल्में ना केवल भारत में बल्कि विश्व में देखी जाती है, मतलब विदेशों में देखा जाता है। टीवी और रेडियो के रूप में बात करें तो हिंदी चैनल और जो भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम का देश का हर कोना में इसका प्रभाव होता है। अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म बात करें तो यूट्यूब है, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो गया, एवं पॉडकास्ट में हिंदी सामग्री का उपयोग यहाँ तेजी से लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर, डिजिटल युग में हिंदी के रूप में बात करें तो सोशल मीडिया पर हिंदी जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा में सामग्री का व्यापक उपयोग हो रहा है, यहाँ बताया गया। ई कॉमर्स और जो हमारे पास हिंदी जैसे कंपनी होगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य जो कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, वो भी हिंदी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। गूगल और अन्य सर्च जो रिसर्च इंजन है बेसिकली, जैसे हिंदी सर्च और कीवर्ड कहा जाता है, इसका लगातार उपयोग बढ़ता जा रहा है। सरकार का देखिए क्या पास है कि संविधान में जो हमारा मान्यता दिया गया, हिंदी को भारतीय जो संविधान है उसकी राजभाषा अनुच्छेद 343 के तहत यहाँ मान्यता मिली हुई है। प्रोत्साहन कार्यक्रम के रूप में सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए कई योजना बनाई है, जैसे हिंदी पखवाड़ा हो गया और भाषा सम्मेलन जैसे अनेक यहाँ पर जो सम्मेलन चलते हैं वो यहाँ पर होते हैं। फिर आधिकारिक कार्य के रूप में अगर देखिए, जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है उसमें सरकारी कार्य में हिंदी का प्राथमिकता यहाँ सबसे पहले दिया जाता है। अब ये तो इसके कह सकते हैं पॉजिटिव चीज हमने यहाँ बताया। अब यहाँ पर इसके कुछ वर्तमान जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ हिंदी भाषा के समान जो वर्तमान चुनौतियां हैं, जैसे अंग्रेजी का वर्चस्व, ठीक है, यहाँ पर लगातार शिक्षा में, व्यापार में और जो तकनीकी क्षेत्र हो गए उनमें सबसे पहले प्राथमिकता मिलने से हिंदी का अभाव कुछ हद तक सीमित हो चुका है। ग्रामीण और शहरी में विभाजन हो रहा है इसके आधार पर, जैसे शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी लगातार बढ़ते जा रहा है, वहीं पर हिंदी के उपयोग को ये कम करता चला जा रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ इससे स्पर्धा भी मिल रही है, मतलब कॉम्पिटिशन हो रहा है। जैसे भारत में 22 मान्यता प्राप्त यहाँ भाषाएं हैं और सैकड़ों बोली जाती है। कई राज्यों में स्थानीय भाषाओं को हिंदी से अधिक यहाँ प्राथमिकता दी जाती है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हिंदी के प्रति तो आप वर्तमान अभी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विरोध भी देखा जा रहा है। अब यहाँ पर तकनीकी बताया हुआ है। तकनीकी देखिए क्या क्या बात है, जैसे तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का उपयोग अभी भी अंग्रेजी के मुकाबले सीमित हो चुका है। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन में हिंदी का पूर्ण समर्थन अभी तक इसे नहीं मिला है। अगर हम बात करें भाषा के प्रति इसकी उदासीनता क्या है, जैसे हिंदी बोलने वाले समुदाय में इसका उपयोग और प्रचार प्रसार के प्रति जागरूकता और प्रयासों की यहाँ कमी देखी जाती है कि लोग इसका प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, वहीं बात करें नई पीढ़ी में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और अंग्रेजों के प्रति झुकाव लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अब इसमें देखिए क्या क्या हिंदी भाषा की संभावनाएं और क्या क्या अवसर, जैसे डिजिटल युग में हिंदी का भविष्य देखा जाए तो डिजिटल माध्यम में हिंदी सामग्री की मांग तेजी से बढ़ रही है। जैसे हिंदी ब्लॉग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, ई कॉमर्स में हिंदी उपयोगकर्ता की संख्या में भारी यहाँ वृद्धि देखी गई है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट में AI कहते हैं और मशीन लर्निंग में हिंदी के लिए अनुकूल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया और उपकरण जो है यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट बताया हुआ है कि शिक्षा और शोध में यहाँ पर हिंदी रखा गया है। जैसे हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिंदी को उच्च शिक्षा एवं शोध है उसका यहाँ पर माध्यम बनाने का यहाँ पर प्रयास भी किया जा रहा है। अगला पॉइंट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान।
तो इसके अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने के प्रयास हो रहे हैं। विदेशों में जो हमारे भारतीय लोग बसे हुए उनके द्वारा हिंदी साहित्य और संगीत का लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। वहीं पर हिंदी का जो साहित्यिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव है, हिंदी में जितने प्रकाशित होने साहित्य की गुणवत्ता में सुधार और यहाँ नवाचार हो रहा है। हिंदी साहित्य की क्लासिक और आधुनिक लेखकों की रचनाओं का अनुवाद जो है अन्य भाषाओं में यहाँ किया जा रहा है। अगर हम भविष्य की दिशा की बात करें तो हिंदी को तकनीकी रूप में सशक्त बनाया जा रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हिंदी का समावेश बढ़ाना होता सकता है। फिर हिंदी में ऑनलाइन शिक्षण और सामग्री निर्माण को यहाँ बढ़ावा देना है। शिक्षा में अगर हिंदी की भूमिका की बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा और उच्च शिक्षा और तकनीकी जो भी पाठ्यक्रम उनमें हिंदी का प्रयोग होना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन पॉइंट है हमारे पास, वो है जन जागृति। हिंदी भाषा के प्रति लोगों का जो सम्मान और प्रेम को बढ़ाने के लिए हमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अगला यहाँ पॉइंट बताया हुआ है कि युवाओं को हिंदी साहित्य, सिनेमा और कला में जोड़ने के लिए एक प्रयास हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या करना चाहिए, हिंदी का हमें प्रचार करना चाहिए। जैसे हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिकता प्रमुख बनाने के लिए जो भी सरकार और निजी संस्थानों का यहाँ पर सहयोग होना चाहिए। हिंदी भाषा जो है वर्तमान में एक और हमारे वैश्विक पहचान बन रही है, लेकिन उसके सामने कई बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तकनीकी विकास, डिजिटल और सरकारी प्रयासों ने हिंदी को प्रासंगिक बनाए रखा है। इसके साथ ही भाषा के प्रति जागरूकता और हिंदी के प्रति जो प्रेम बढ़ रहा है और अधिक इसे सशक्त बनाया जा रहा है। हिंदी न केवल भाषा रही बल्कि ये हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और पहचान का प्रतीक है और इसके सर्वोच्चन जो इसके संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए हमें भारतीयों का योगदान आवश्यक है, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ हमारा। उसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा के विकास में जो विभिन्न बोलियां होती है उनका क्या योगदान रहता है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये सवाल भी 15 नंबर का पेपर में आता है। तो आइए जानते हैं इस सवाल का उत्तर। तो हमारे हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न प्रकार की बोलियों का योगदान रहा है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास केवल विभिन्न बोलियों के आपसी जो समायोजन होता है और उनके योगदान के माध्यम से ही हो पाया इसका विकास। तो हिंदी का आधार जो हमारा वो हमारी भारतीय आर्य भाषा परिवार में पाया जाता है, जिसमें अपभ्रंश और जो प्राचीन हमारी बोलियां बोली जाती है जैसे सोरसनी हो गया, मगधी हो गया, अर्धमागधी हो गया, ये सभी भाषाएं, ये सभी बोलियां इनमें शामिल थे। इनसे विकसित हुई अनेक बोलियां जो आज हम देख रहे हैं हिंदी के समृद्ध रूप की रचना में क्या होती है, सहायक बनी है। अब जैसे हम बात करें हिंदी भाषा और बोलियों का संबंध के बारे में बात करें तो भाषा और बोली का भेद अगर बताना चाहिए तो भाषा एक व्यापक रूप होता है, एक व्यापक कह सकते हैं कि मानक रूप है जिसका उपयोग हम संचार के व्यापक रूप में और लेखन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जो बोली होती है उसका हम लोग किसी भी क्षेत्र में या स्थानीय रूप से जो विशिष्ट मानी कोई स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र है उसकी संस्कृति या समुदाय में ये क्या होता है, प्रचलित होता है। अगर हम बात करें हिंदी और उसकी बोलियों के बारे में तो हिंदी में देखिए आने वाली कुछ प्रमुख बोलियां उनके बारे में बताया गया है। जैसे एक ब्रज भाषा आपने सुना होगा, अवधी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, भोजपुरी है, मालवी है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, मारवाड़ी और भी कई प्रकार की। ठीक है, यहाँ हमने आपके लिए कुछ लिखा है। ये बोलियां क्या करती है, बेसिकली हिंदी की विविधता और समृद्धि को बढ़ाती है। विभिन्न बोलियों का हिंदी जो भाषा के विकास में हमेशा योगदान रहा है। जैसे अगर बात करें ब्रज भाषा में तो इसका भौगोलिक क्षेत्र मतलब ये कहाँ बोली जाती है, मथुरा में, आगरा में और ब्रज वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी श्री कृष्ण के जुड़े हुए क्षेत्रों में बोली जाती है बेसिकली। तो साहित्यिक योगदान बोला जाए तो जैसे हमारा भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन के दौरान ब्रज भाषा का अद्वितीय योगदान रहा है यहाँ पर। जैसे सूरदास, मीराबाई, हरिदास जैसे अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है। कृष्ण भक्ति और जो रासलीला है का वर्णन जो है वो ब्रज भाषा में विशेष रूप से यहाँ पर किया गया था। अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये बहुत ही भावपूर्ण होती है और साथ ही लयात्मक भाषा इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये ब्रज भाषा के बताया गया कि इसका क्या कहाँ से बिलोंग करता है या फिर क्या इसमें रहता है, ये सब बताया गया। अगला जो कह सकते हैं बोली हमारे पास है वो अवधी। इसका भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ हो गया, कानपुर, फैजाबाद इन क्षेत्रों में बोली जाती है। इनका साहित्यिक योगदान बात करें जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लिखा, उसमें रामचरित जैसे कालजयी रचना जो है वो अवधी में लिखी थी यहाँ पर। वहीं पर मलिक मोहम्मद जायसी की जो कह सकते हैं पद्मावत है, ये अवधी की साहित्यिक पहचान इन्होंने दिलवाई। भक्ति और वीर गाथाओं को यहाँ पर सम्मान समृद्ध साहित्य मिला है। विशेषता क्या है, ये सरल होता है, भावनात्मक होता है और प्रभावशाली ढंग से लोगों पास पहुंच पाता है हमारे पास। ठीक है, अगर हम तीसरी बोली की बात करें जिसमें बुंदेली की बात करें तो ये बुंदेलखंड मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये बोली जाने भाषा है। इसका साहित्यिक योगदान बात करें तो बुंदेली में आला उदल की जो गाथाएं हैं और वीर रस के जो काव्य है ये इसमें प्रसिद्ध है। इस बोली ने बेसिकली जो हमारे लोकगीत हैं और जो हमारे लोक कथा उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया है। जैसे हम लोग इतने भी वीर काव्य पढ़ते हैं और लोक संस्कृति है वो इस चीज का प्रतीक होता है हमारे पास, तो ये इसकी विशेषता रहती है।
अगला है भोजपुरी, यानी ये बोला जाता है बेसिकली उत्तर प्रदेश और जो बिहार के कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। साहित्यिक योगदान के बारे में बात करें तो भोजपुरी में जो लोकगीत हो गए, विशेष रूप से जब विवाह होता है और पर्व के जो गीत होते हैं, ये हमारे हिंदी संस्कृति को क्या करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। भोजपुरी साहित्य में सामाजिक और राजनीतिक चेतना को हमेशा स्थान मिला है। यह इसका सबसे इजी बात, इसका विशेषता यह सरल होता है, सहज होता है, और ये हमारी जो लोक संस्कृति हो गया उसका ये प्रतिनिधि करता है यहाँ हमारे पास, ठीक है। अगला बात करते हैं जो राजस्थानी या फिर जो मारवाड़ी बोली हो गया, भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान हो जाएगा। साहित्यिक की बात करें तो इसके जो राजनीतिक लोक राजस्थानी जो लोकगीत हो गए, दोहे हो गए और जो कहावतें हैं, ये हमारे हिंदी साहित्य को क्या करती है, समृद्ध करती है। वहीं पर जैसे आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान जी का, तो पृथ्वीराज रासो जो है जैसे ग्रंथों ने क्या किया, वीर रस के काव्य को हमेशा प्रेरित किया है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह रंगीन होता है, लयात्मक होता है और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को यह प्रदर्शित करता है, ये बताया गया है। अगला है हमारे पास हरियाणवी, यानी हरियाणा और बेसिकली जो दिल्ली का क्षेत्र कुछ कुछ हो गया उसमें ये बोले जाने वाले भाषा बोली है हमारे पास। साहित्यिक योगदान बात करें तो हरियाणवी जो है लोकगीत और नृत्य जो है हिंदी भाषा और संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। इस बोली का उपयोग जो ग्रामीण जीवन की जो वास्तविकता है उसको चित्रित करने के लिए, मतलब जो लोकल लेवल पे जो लोग होते हैं उनकी वास्तविकता रियलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी विशेषता ये होता है, यह हास्य और क्या होता है, व्यंग्यपूर्ण शैली होता है बेसिकली। अगर हम बात करें मालवी की तो मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र हो गया वहां बोला जाता है। साहित्यिक योगदान की बात करें तो मालवी जो है लोकगीतों और कहावतों ने हिंदी साहित्य को सांस्कृतिक यहाँ पर गहराई प्रदान की है। यह जो बोली बेसिकली कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रकट करने में सक्षम होता है। अब ये तो जितने प्रकार की बोलियां था हमने सबक बता दिया। अब हिंदी भाषा के विकास में जो बोलियों का ऐतिहासिक योगदान रहा, किससे कैसा ऐतिहासिक योगदान रहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें मध्यकाल में, यानी जो मेडिवल हिस्ट्री है हमारे पास, उसमें क्या इसका योगदान रहा, तो भक्ति आंदोलन के दौरान हिंदी और इसकी जो बोलियां है, इसकी जो साहित्यिक अभिव्यक्ति है वो लोगों के लिए मुख्य माध्यम बनी। लोग इसे रिप्रेजेंट करते थे अपने विचारों को। संत कवियों ने लोक भाषाओं में क्या किया, रचनाएं लिखकर हिंदी को क्या किया, बेसिकली जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। अगला इसमें बात करें तो आधुनिक युग में योगदान में बात करें तो बोलियों के जो साहित्य हो गए और जो लोक कथाएं हो गए हमारे, उसने हिंदी को क्या बनाया, समृद्ध यहाँ पर बनाया। जो हमारी क्षेत्रीय बोलियों के लोकगीत हो गए, नाटक हो गए और साहित्य ने हिंदी की व्यापकता बढ़ाई और इसे विविधता यहाँ प्रदान की। राष्ट्रीय एकता में योगदान, जैसे हम जानते हैं विभिन्न प्रकार की बोली बोली जाती है, तो हिंदी ने पूरे देश में संवाद और संपर्क के लिए क्या बनाया, भाषा बनाने में यहाँ मदद की। तो हिंदी की मानक भाषा में इन बोलियों के मुहावरे या शब्द जो लगे उनको समावेश किया और विभिन्न विविधता को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। अब देखिए वर्तमान में जो हमारी हिंदी है और बोली है उनके बीच का संबंध के बारे में बात करें तो बोलियों का हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। अब देखिए क्या, जैसे हम जानते हैं हिंदी के शब्द को डिक्शनरी में कई क्षेत्रीय बोलियों के शब्द शामिल किए जाते हैं। हिंदी की मानक भाषा में बोलियों की शैली होगा यहाँ पर हमारे पास, शैली और अभिव्यक्तियों की झलक भी हमें देखने मिलती है कि हिंदी जो भाषा है उसमें हमारी बोलियों की शैली रखती है और अभिव्यक्ति देखने को मिलता है। अब ये तो एक अंतर भी पढ़ना है, जैसे हिंदी का मानकीकरण जो होता है हमारे पास वो हो चुका है, मतलब स्टैंडर्ड हो चुका है, लेकिन बोलियां जो है अधिकतर रूप से अभी भी ठीक है अनौपचारिक अनऑफिशियल रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बोलियां जो है हिंदी के लिए बेसिकली आधारभूत तत्व, मतलब हिंदी बोलना है तो आपको बोलियां जानना पड़ेगा, बिना आप इसका कार्य नहीं कर सकते। अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म में बोलियों का क्या इस्तेमाल है, तो जैसे आप देखते हैं चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब ब्लॉग या सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, तो वहां पर क्षेत्रीय मतलब उस क्षेत्र की जो बोली होती है उसमें रचनात्मक को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अब इसके देखिए चुनौतियां क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो चुनौतियों में बात करें तो बोलियों के उपयोग में लगातार कमी और लुप्त होने की खतरा ज्यादा रहता है। जैसे जैसे शहरीकरण और अंग्रेजीपन का प्रभाव बढ़ते जा रहा है तो बोलियों का जो स्थान है वो घटता चला जा रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर नहीं बताया गया, यहाँ समाधान लिख सकते हैं। हमें बोलियों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, जिसमें हमारे लोकगीत साहित्य और जो साहित्यिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो गए उनके माध्यम से हमें अपने बोलियों को जीवित रखा जा सकता है। जो शिक्षा होती है हमारे पास, उस शिक्षा में बेसिकली जो क्षेत्र की बोलियां हुए उन बोलियों को विद्यालय और हमारे पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए, सिलेबस में स्थान मिलना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसका क्या होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म वहां पर जो सामग्री निर्माण होता है या जो प्रचार किया जाता है उसमें हमें बोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसी में बात करें ओवरऑल, अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा के विकास में उसकी बोलियों का हमेशा अमूल्य योगदान रहा। यह बोलियां हिंदी को हमेशा समृद्ध बनाती है, बहुआयामी बनाती है और विविधतापूर्ण बनाती है। हिंदी और उसकी बोलियां जो है एक दूसरे के क्या होती है, पूरक होती है। अतः हमें हिंदी का संरक्षण के साथ साथ इन बोलियों को भी क्या करना है, प्रोत्साहन देना चाहिए और सम्मान देना आवश्यक है। यह न केवल हमारी भाषा को समृद्ध बनाती है बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक
धरोहर, उसको भी ये हमेशा संरक्षित रखती है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा जाएगा, तो भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, परीक्षा में आएगा ये आपसे बच्चों को ये सवाल है, भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट करें। भाषा हमारे पास लैंग्वेज और बोली हमारे पास डेलिकेट, ये सब कह सकते हैं। इसके बीच में आपको अंतर बताना है कि क्या अंतर होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि भाषा क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके रूप से या फिर जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को क्या करते हैं, एक व्यक्ति से अनेक व्यक्ति तक या एक व्यक्ति से पूरे समाज तक पहुंचाने की कार्य करते हैं, ठीक है। और इसी भाषा में हम लोग, हिंदी भाषा एक हमारी प्रमुख भाषा है, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। इसका मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है हमारे पास एक व्यापक रूप होता है। इसके माध्यम से हम व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण के जो नियम होते हैं, स्पष्ट जो नियम होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, जिन लोग स्वीकार भी करते हैं। जैसे हिंदी भाषा जो है, इसका व्याकरणिक संरचना पूरे देश में एक जैसा है, मतलब हिंदी भाषा का जो व्याकरण का रूप है वो पूरे देश में एक जैसा। ये नहीं कि भैया आप कहीं और चल जाओ तो बदल, नहीं बदलेगा। लिपि मतलब होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। आपको क्या है, देखिए कोई भी भाषा लिखने के लिए उसके लिए कुछ लिपि का आवश्यकता है। लिपि मतलब विशेष चिन्ह होते हैं। जैसे हिंदी का देवनागरी आपने लिपि देखा होगा, अंग्रेजी का रोमन होता है, अनेक प्रकार की भाषाओं को अनेक देखिए लिपि होता है। जो हमारी संस्कृति और साहित्य के बारे में बात करें तो भाषा के माध्यम से लोग क्या करते हैं, साहित्य की रचना करते हैं और अपनी संस्कृति का क्या करते हैं, लगातार प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है। ये था हिंदी के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर बोली के बारे में बात करें। जब कोई भाषा किसी पार्टिकुलर यानी किसी क्षेत्र या स्थानीय जगह में बोला जाता है, छोटे भौगोलिक क्षेत्र में बोला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोली बोलते हैं। यानी लोग अपने, जैसे इसको बोलने वाले लोग अपनी खास पहचान बनाते हैं। जैसे अगर आप बिहार में जाइएगा तो बिहार में कुछ जगहों पे आपको भोजपुरी बोला जाएगा, आपको मगधी बोला जाएगा यहाँ पर। जैसे आप झारखंड में ये खोट्टा बोला जाएगा आपको। तो हिंदी भाषा की बोलियां जो होती है वो भोजपुरी होती है, ब्रज भाषा हो सकती है, बहुत उदाहरण है हमारे पास यहाँ पर। अब हम स्थानीयता बात करें तो मतलब ये क्या होता है, एक किसी सीमित क्षेत्र तक ही ये सीमित रह पाता है और इसका जो स्वरूप है भाषा की तुलना में बहुत अधिक सरल होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में भोजपुरी अवधि बोली जाती है, राजस्थान में जाइएगा तो मारवाड़ी बोला जाएगा। अब क्या है, लिपि का अभाव इसमें होता है, मतलब ज्यादातर बोलियां जो होती है आप केवल मौखिक रूप से उसका उपयोग करते हैं, लेकिन लिखने के लिए इसका कोई लिपि नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। जैसे अगर बात करते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे भोजपुरी में साहित्य बहुत कम है, लेकिन इसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बेसिक अंतर है। अब देखिए अंतर दोनों में क्या है, मुख्य अंतर को उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे हिंदी भाषा हो गया और ब्रज भाषा एक बोली है। हिंदी पूरे भारत में समझी जाती है और उसका उच्चारण भी हो पाता है। इसका साहित्यिक, आधिकारिक और सांस्कृतिक एक महत्व है। लेकिन जो ब्रज भाषा है वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है और कृष्ण भक्ति के गीतों में इसका खास योगदान रहा है सबसे ज्यादा। अगर हम लोग बात करें अंग्रेजी भाषा और स्कॉटिश मतलब एक बोली हो गया। अंग्रेजी तो पूरे देश में बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है और मानकीकृत है। लेकिन जो स्कॉटिश लैंग्वेज हो गया वो अंग्रेज का एक क्षेत्र है जो बेसिकली स्कॉटलैंड में ही बोला जाता है, यह प्रचलित रहता है हमारे पास। तो भाषा का उपयोग जो होता है वो व्यापक होता है, जबकि बोली का उपयोग जो होता है एक लिमिट क्षेत्र तक होता है। भाषा का हम लिखित और साहित्यिक रूप होता है, जबकि बोलियां जो होती है वो अक्सर क्या होती है, मौखिक रूप से सबसे मतलब मुंह से सबसे ज्यादा प्रचलित होती है। तो भाषा और बोली दोनों एक दूसरे का पूरक है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन दोनों हमारे समाज और संस्कृति को जोड़ने में क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सवाल है कि साहित्य में भाषा के योगदान पर प्रकाश डाले। साहित्य का भाषा में क्या योगदान है बताने चलिए जानते हैं। साहित्य और भाषा का जो संबंध है वो अत्यंत ही घनिष्ठ है, मतलब बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और गहरा है। साहित्य भाषा के माध्यम से क्या होता है, व्यक्त होता है। साहित्य को अगर आपको यहाँ पर व्यक्त करना है तो भाषा का आवश्यकता पड़ेगा। और भाषा क्या करती है, जो साहित्य होता है वो अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान करती है। साहित्य में भाषा का जो योगदान रहता है उसको आप इन प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहला बताया गया कि अगर आपको साहित्य को अभिव्यक्त करना है, उसके लिए अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो होता है भाषा। भाषा क्या करती है, जो साहित्यिक हमारी कृतियां होगी उनको संप्रेषित मतलब होता है कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या होता है, एक इसका मुख्य साधन होता है। लेखक अपनी जो कल्पनाएं हो गई, अपनी जो भावनाएं हो गई या जो विचार हो गए, उसको समझाने के लिए या बोलने के लिए आपको भाषा के माध्यम में शब्दों में ढालता है। जैसे कबीर की जो सखिया हो गई या उनमें सरल और सजीव भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, उसमें अवधी भाषा का उपयोग किया है जो लोगों के दिल तक को छू जाती है अच्छे से। अगला बात करें हम लोग तो ये हमारी संस्कृति और जो परंपरा है उनका संरक्षण करती है। साहित्य के माध्यम से हमारी जो भाषा है वो किसी भी समाज की संस्कृति, परंपरा हो गए, हमारे रीति रिवाज हो गए और जो हमारी ऐतिहासिक घटनाओं को ये क्या करती है, संरक्षित करती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें
तो ये संस्कृत साहित्य, महाभारत हो गए, जैसे रामायण हो गए, में भारतीय परंपरा और हमारे मूल्यों का क्या अद्भुत यहाँ चित्रण किया जाता है। हमारे हिंदी साहित्य में जो प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़ते हैं, उनमें ग्रामीण हमारे भारत की जो सच्चाई है उसको यहाँ पर उन्होंने बताया अपने इसमें। अगर हम बात करें भावनाओं और विचारों का अभिव्यक्ति के रूप में, तो भाषा के माध्यम से जो साहित्यकार होता है उसकी जो आंतरिक जो भी भावनाएं हो गए, जो विचार हो गए और जो चिंतन हो गए, उनको वो प्रभावी ढंग से क्या कर पाता, व्यक्त करता है। जैसे आपने महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा। हिंदी काव्य में उनकी जो करुणा है और उनकी जो संवेदना है, वो अपने कोमल भाषा से क्या करती है, इसे अभिव्यक्त करती है। जयशंकर प्रसाद जी की जो कविताएं हैं, कविताएं जो हैं, उनके माध्यम से, भाषा के माध्यम से वो दार्शनिक और क्या होता है, आध्यात्मिक झलकती है। अगला है विभिन्न भाषाओं का, सॉरी, विभिन्न विधाओं का यहाँ पर विकास हुआ है। जैसे अगर बात करें तो भाषा जो है साहित्य की विभिन्न विधाओं, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, निबंध आदि के विकास में सहायक रही। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो हिंदी भाषा में जो कहानी है या विधा के जो जनक है वो मुंशी प्रेमचंद है। अंग्रेजी भाषा में आपने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा, जो नाटकों को उच्चतम शिखर पर उन्होंने पहुंचाया है। अगला पॉइंट नंबर 5 के बाद बात करें तो हमारा जो सामाजिक और जो राजनीतिक बदलाव का ये माध्यम होता है। जैसे साहित्य भाषा के माध्यम से जो हमारा समाज है वो लगातार बदलाव लाने का यहाँ पर कार्य करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी साहित्य ने क्या किया, जागरूकता यहाँ पर फैलाई है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कृतियां है वो समाज सुधार और राष्ट्रवाद का यहाँ पर संदेश हमें प्रदान करती है। अब भाषा के सौंदर्य के विकास की बात करें तो साहित्य में भाषा का जो उपयोग हुआ है वो कलात्मक, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हुआ है, जिसमें हमारे भाषा में अलंकार, रस, छंद और शैली का यहाँ लगातार क्या होता है, विकास हुआ है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो सूरदास जी के जो ब्रज भाषाओं में कविताओं में प्रेम और भक्ति रस का यहाँ पर अद्वितीय यहाँ पर संयोजन है। कालिदास जी ने अपने कृतियों में क्या किया है, जो संस्कृत भाषा का अद्वितीय यहाँ सौंदर्य देखने को मिलता है। अब देखिए नई शब्दावली और विचारों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। साहित्य के माध्यम से भाषा में जो नए शब्द हो गए, भाव हो गए और विचार से जुड़ते हैं, जिससे हमारा भाषा का क्या होता है, विकास होता है। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी ने क्या किया, ग्रामीण जीवन और समस्याओं के लिए एक नई शब्दावली का उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया है। आधुनिक कवियों ने जो नई व्यंजना और प्रतीकों का यहाँ पर क्या किया, विकास किया। शिक्षा और जागरूकता का यहाँ पर प्रचार प्रसार भी हुआ है। जैसे बात करें भाषा साहित्य के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता फैलाई जाती है। जैसे बाल साहित्य में आपने सरल भाषा का उपयोग देखा होगा और उनके जो नैतिक मूल्य, जो शिक्षा का प्रसार लगातार यहाँ होते रहता है। ठीक है, जैसे आपने पंचतंत्र कहानी सुनी होगी, तो उनमें शिक्षा और नैतिकता का यहाँ पर आदर्श ये उदाहरण देखने को मिलता है। भाषाओं का परस्पर क्या होता है, आदान प्रदान भी होता है यहाँ पर। जैसे बताया गया यहाँ पर साहित्य के माध्यम से एक भाषा जो है दूसरी भाषा को क्या करती है, समृद्ध बनाती है। जैसे हमने संस्कृत के देखिए बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद जो देखा है वो विभिन्न भाषाओं में देखा है। जैसे अगर बात करें शेक्सपियर की रचनाओं का अनुवाद जो है वो आपने हिंदी में देखा होगा, जिसने हिंदी साहित्य ने बेसिकली क्या किया, अंग्रेजी साहित्य के विचारों को क्या किया, आत्मसात इन्हें अपना लिया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय और इसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनाई है। साहित्य के माध्यम से जो भाषा है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। जैसे गीता ने संस्कृत भाषा को क्या किया, एक वैश्विक पहचान दिलाई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कृतियां है उसने बंगाली भाषा को क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया है। अब यहाँ पर हम ओवरऑल बात करें तो भाषा जो है हमारे साहित्य की आत्मा है, इसके बिना कार्य नहीं हो सकता। और साहित्य भाषा ने अभिव्यक्ति का क्या एक श्रेष्ठ माध्यम है। साहित्य में भाषा न केवल विचार और भावनाओं को व्यक्त करती है, बल्कि ये समाज, संस्कृति और इतिहास को भी क्या करती है, संरक्षित करने वाली जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अमूल्य धरोहर के रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए साहित्य और भाषा एक दूसरे से पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और दोनों के बिना हमारी संस्कृति और सभ्यता का जो उसको निरूपित करते हुए उसको उदाहरण देके, यानी सुधारना मतलब उदाहरण के थ्रू आपको क्या करना है, उसकी व्याख्या करनी है। ये सवाल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए सवाल है। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स में पूछा हुआ आपका सवाल है। ताई जानते सबसे पहले क्या होता है भाषा में। अगर हम लोग बात करें इसमें संधि प्रक्रिया का परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो भाषा में जो संधि है, शब्द है और ध्वनियों के मेल में एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, जब दो शब्द या कहा जाए ध्वनियाँ आपस से जुड़कर एक नया स्वरूप का निर्माण करती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है। यह प्रक्रिया बेसिकली संधि कारक अक्षर के आधार पर ध्वनि परिवर्तन करता है। यह जो प्रक्रिया में क्या होता है, संधि कारक अक्षर के आधार पर उसमें ध्वनि में क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। और शब्दों को जोड़ने का जो एक माध्यम जो होता है वो सुगम, इजीली शब्द क्या होता है, इजीली हमारे पास जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है भाषा में संधि प्रक्रिया। ठीक है, अब संधि का आप लोग जानते हैं, संधि मतलब मेल या फिर संबंध बेसिकली कहा जाता है। तो यह भाषा को अत्यधिक सहज बनाता है, प्रभावपूर्ण बनाता है और आकर्षक बनाता है।
ये जो संस्कृत भाषा है, हिंदी है और अन्य भारतीय भाषाओं में संधि का हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ रहा है। ठीक है, अब इस संधि के देखिए प्रकार जो है और उसको उदाहरण सहित हम समझाते हैं आपको। ठीक है, जैसे स्वर संधि आपने पढ़ा होगा बचपन में, स्वर पढ़ा होगा, व्यंजन पढ़ा होगा, विसर्ग संधि पढ़ा, वही चीज़ है लेकिन थोड़ा डिटेल वे में। कि स्वर संधि जिसे हम लोग वोवेल कॉम्बिनेशन के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, स्वर संधि में जब दो शब्दों के अंत और प्रारंभ में स्वर आते हैं, यानी जैसे हमारे पास कोई दो लेटर है जिनके लास्ट में और फर्स्ट लेटर में स्वर व्यंजन आ जाता है हमारे पास, तो आपस में मिलकर एक नया स्वरूप बनाते हैं। जैसे आप अगर देखोगे तो यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट दोनों में हमारे पास राम जोड़ इंद्र, ये एक नया वर्ड बनाया हमारे पास रामेंद्र। यहाँ अ और ई मिलकर क्या होगा, ऐ बनाते हैं हमारे पास, इसलिए इन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अगला इसी उदाहरण लेगो, गुरु जोड़ ईश्वर, क्या हो जाएगा, गुरुवेश्वर हो जाएगा हमारे पास। ये स्वर के लिए था, यानी जब लास्ट का शब्द और पहला शब्द दोनों जब स्वर हो तो ये हमारे पास होता है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो व्यंजन संधि कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन, जब शब्दों के अंत में व्यंजन और अगले शब्द का मतलब जो नेक्स्ट शब्द उसका पहला भी लेटर अगर हमारे पास या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, तो उनके मेल से भी ध्वनि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे देखिए सत जोड़ चीज सच्चित हो गया, यहाँ त और च के मिल से च बन गया हमारे पास है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों के अंत में, यानी पहला शब्द का अंत में व्यंजन हो, दूसरा शब्द का शुरुआत में या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, तो उससे क्या होता है, ध्वनि में हमारे पास परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरह है तद जोड़ दृष्टि, तद दृष्टि हो जाएगा हमारे पास है। जैसे हमने दो पढ़ा स्वर व्यंजन, उसी प्रकार हमारे पास क्या विसर्ग संधि कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब विसर्ग के बाद क्या आता है, स्वर या व्यंजन आ जाता है। जैसे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन है तो भी ध्वनि परिवर्तन, जैसे राजा जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा। गुरु जोड़ आशीर्वाद क्या हो जाएगा, गुरु आशीर्वाद हो जाएगा हमारे पास है। तो ये था हमारे पास संधि के विभिन्न प्रकार। ठीक है, जहां पर हमने आपको बताया। अब इसी संधि प्रक्रिया के देखिए कुछ महत्व है, आइए उन महत्वों को जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, भाषा की प्रभावशीलता बढ़ाना। जैसे संधि शब्दों के मेल से क्या होता है, भाषा को हम लोग प्रभावपूर्ण और श्रवणीय मतलब सुनने योग्य बनाते हैं। यह पाठ को पढ़ने और समझने में क्या होती है, सहायक होती है। इससे हमें पाठ को पढ़ना और समझने में क्या होता है, आसानी होता है। जैसे राम इंद्र की तुलना में अगर कोई मान लीजिए रामेंद्र बोलता है, तो ये बोलने में भी आपको सहज है और इसे किसी को समझाने में भी ईजी पड़ता है हमारे पास है। ये भाषा की क्या होती है, प्रभावशीलता होती है। दूसरा है साहित्यिक सौंदर्य में भी देखिए, संधि भाषा के जो साहित्यिक सौंदर्य को क्या करता है, बढ़ाता है हमारे पास है। संस्कृत और हिंदी साहित्य में देखिए, सबका संस्कृत हो चाहे हिंदी साहित्य हो, सब में इसका उपयोग काव्य और जो गद्य होते हैं हमारे पास है उनको अधिक आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है हमारे पास। ठीक है, उदाहरण जैसे कालिदास ने अपने ग्रंथों में क्या किया, संधि का व्यापक प्रयोग किया। जैसे रघुवंशम में ठीक है, गजेंद्र, गज जोड़ इनको हटा कर उन्होंने गजेंद्र लिखा हमारे पास है। तीसरा पॉइंट है शब्दों के संक्षिप्तीकरण में सहायक होता है। देखिए बहुत सारे शब्द ऐसे जिनको लंबे वाक्य को छोटा कर सकते हैं, छोटा करने के लिए संधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिवस प्लस रात्रि, दिवरात्रि दीवारात्रि लिख सकते हैं, इसे शॉर्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है भाषा की व्याकरणिक संरचना। देखे संधि बेसिक प्रक्रिया में अगर आपको व्याकरण को स्पष्ट और संगठित करती है, यह शब्दों और वाक्यों के सही संयोजन में क्या होती है, सहायक होती है। कि शब्दों का सही संयोजन होगा तभी जाके ये क्या होगा, हमारे पास बनता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है संवाद की स्पष्टता होनी चाहिए। संधि प्रक्रिया जो है वो भाषा को अत्यधिक क्या करती है, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाती है, जिससे लोगों को समझने में आसानी होती है। अग्नि प्लस उत्पन्न, अग्नोत्पन्न हो जाएगा, जो मूल अर्थ को भी क्या करता है, स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि मूल वर्ड क्या है आपका। छठा पॉइंट है ध्वनि और उच्चारण में क्या होता है हमारे पास सुधार। देखिए संधि ध्वनि और उच्चारण को क्या करती है, सरल और प्राकृतिक बनाने का कार्य करती है। अब संधि प्रक्रिया और भाषाओं में देखिए क्या योगदान है। संस्कृत भाषा में संधि का योगदान है, क्योंकि आपको मालूम है संस्कृत में संधि भाषा का विशेष महत्व है। यह भाषा को क्या करता है, एक संरचित और लयबद्ध क्रम में विशेष सजाता है, जिससे संस्कृत भाषा में इसके उपयोग से जो हमारा काव्य है या श्लोक है वो अत्यधिक प्रभावशाली और सौंदर्यपूर्ण बन जाता है हमारे पास। ठीक है, हिंदी भाषा में अगर संधि का उपयोग के बारे में बात करें, ठीक है, तो हिंदी में संधि का उपयोग जो है वो हमारे आधुनिक ने मॉडर्न और जो प्राचीन जो साहित्य है दोनों में होता है। हिंदी कवि जैसे तुलसीदास हो गए, कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, इनके ग्रंथों में बेसिकली हमारे पास इनके साहित्यों में जो संधि प्रक्रिया के सुंदर बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। दूसरा है हमारे पास है अन्य भाषाओं में प्रभाव। देखिए संधि प्रक्रिया का उपयोग भारतीय भाषा में जैसे बंगाली हो गया, मराठी और कन्नड़ सभी में मिलता है हमारे पास है। अब इस संधि प्रक्रिया का व्यापारिक उपयोग कहाँ कहाँ हमारे पास, पहला शिक्षा के क्षेत्र में होता है। जैसे क्योंकि जितने भी शिक्षण संस्थान है वहाँ संधि प्रक्रिया विद्यार्थियों को भाषा की गहराई सिखाई जाती है और संरचना समझने में महत्वपूर्ण उपकरण होता है। दूसरा है साहित्य और काव्य में संधि के माध्यम से क्या, तो साहित्य और काव्य में इसका इस्तेमाल होता है। संवाद और मीडिया में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि संधि का उपयोग संवाद को और प्रभावी और आकर्षक बनाने किया जाता है। संधि प्रक्रिया भाषा के एक महत्वपूर्ण व्याकरणिक पहलू है, जो भाषा को हमारे प्रभावपूर्ण बनाता है, अर्थपूर्ण बनाता है, सुंदर बनाता है।
यह हमें भाषा की गहराई को समझना और इसका उपयोग करने में सहायक होता है। संधि प्रक्रिया के बिना जो भाषा की संरचना वो अधूरी, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो ये पहला सवाल था हमारा। ठीक है, जहाँ पर हमने आपसे बच्चों 15 नंबर सवाल कंप्लीट करवाया। नेक्स्ट सवाल आप PYQ चेक कर लेना, ये भी आपको मिल जाएगा कि वर्तमान में हिंदी भाषा की जो स्थिति है इस पर प्रकाश डाल दें कि हिंदी भाषा के बारे में क्या उसकी स्थिति चल रही है देश भर में, उसके बारे में आपको चर्चा करने बोला गया। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारा हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे व्यापक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, यह भारत की एक राजभाषा है। ठीक है, ये राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। ठीक है, और विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा ने अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को बनाए रखा है, लेकिन वर्तमान में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे क्योंकि आपको मालूम है, पहले इसके पक्ष में मतलब इसके कह सकते हैं इसके सकारात्मक पक्ष में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। पहले विश्व स्तर पर हिंदी का प्रसार लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आज हिंदी को लगभग 60 करोड़ लोग मातृभाषा के रूप में और 25 करोड़ लोग द्वितीय भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सोच लीजिए इसका पैमाना कितना है यूज करने का हमारे पास। ठीक है, दूसरा इसकी वैश्विक पहचान। संयुक्त राष्ट्र और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहाँ पर हिंदी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम लोग हर साल विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड बोला गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर विदेशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्ययन में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों में हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए एक मतलब वहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट अवेलेबल है कि बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। शिक्षा और साहित्य में इसका योगदान। भारत में अधिकांश राज्यों में हिंदी शिक्षा का क्या है, माध्यम हमारे पास बना हुआ है। हिंदी साहित्य आज भी क्या है, उतनी ही प्रासंगिक और समय जितने पहले थी, जिसमें बहुत सारे आपने लेखक साहित्यकारों का नाम सुना होगा, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जिसे उनकी कृतियाँ आज भी पढ़ी और हमेशा सराही जाती है। हिंदी भाषाओं के हर साल हजारों पुस्तकें और पत्रिका प्रकाशित होती है। तीसरा पॉइंट है मीडिया और मनोरंजन में हिंदी का। देखिए आपके जितने भी हमारे पास चाहे बॉलीवुड चाहे टॉलीवुड है, ठीक है, सब में हिंदी फिल्म का सबसे ज़्यादा जो क्रेज रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। टीवी और रेडियो चैनल देखते हैं, हिंदी चैनल कार्यक्रमों का देश के हर कोने में क्या होता है, इंपैक्ट देखते हैं, प्रभाव देखते हैं आप लोग। डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म हो गए, पॉडकास्ट हो गए, सभी में लगभग हिंदी का इस्तेमाल किया ही जाता है। डिजिटल युग में अगर हिंदी के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे पोस्ट देखते हो, सब हिंदी में रहते हैं। E-कॉमर्स जितनी भी कंपनियां सब के सब आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं, कोई भी सामान प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आपको हिंदी में सारे डिटेल्स देते हैं। आपको यहाँ पर है सरकारी प्रयास में देखें तो संविधान में मान्यता है, अनुच्छेद 343 के रूप में इसे भारत की राजभाषा के रूप में से मान्यता मिली है। प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकार ने इसके प्रति बहुत सारे प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए हुए हैं। आधिक कार्य मतलब कई सरकारी कार्यालयों में हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है हमारे पास है। अब ये तो चलिए इसका रहा, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे आपको मालूम है अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अंग्रेजों को अंग्रेजी की शिक्षा, व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में पहला फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, जिससे हिंदी का जो प्रभाव कुछ हद तक सीमित हो गया। ग्रामीण और शहरी में विभाजन भी होता है, क्योंकि आपको मालूम है शहरी क्षेत्र में अंग्रेजों का वर्चस्व ज़्यादा रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रहता है, जिसमें से ये अंतर देखने को मिलता है। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ प्रतिस्पर्धा, क्योंकि संविधान में बेसिकली 22 भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो और उसमें बहुत सारे सैकड़ों बोलियां भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास हिंदी को भी यहाँ पर बेसिकली प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का भाव रहता है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हिंदी के प्रति आप देखते ही होंगे, केरला में देखते होंगे या फिर चेन्नई में देखते होंगे, ये चीज़ आप इंटरनेट पर देखते ही होंगे। तकनीकी बाधाओं के बारे में बात करें तो तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी का उपयोग अभी भी अंग्रेजी के मुकाबले क्या सीमित है। जैसे अगर सॉफ्टवेयर बनाना, एप्लीकेशन बनाना, तो वहाँ पर हिंदी का पूर्ण इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। भाषा के प्रति उदासीनता, सॉरी, हिंदी बोलते समय आप देखोगे कि समुदाय में इसके उपयोग और प्रचार प्रसार के प्रति जागरूकता और प्रयास की कमी। देखिए लोग इसके प्रचार प्रसार में भी क्या करते हैं, कमी करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी बोलना लोगों को क्या कहते हैं, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, जिस वजह से उसका प्रचार प्रसार बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस हिंदी भाषा की क्या संभावनाएं और अवसर बताया गया। डिजिटल युग में हिंदी भाषा का भविष्य जो है, देखिए आपको मालूम है डिजिटल युग है, हिंदी सामग्री की मांग तेजी से बढ़ रही है। जैसे हिंदी ब्लॉग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, सभी से बढ़ रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI कहते हैं, मशीन लर्निंग में हिंदी के लिए आपको अनुकूल सॉफ्टवेयर और उपकरण यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। शिक्षा और शोध में यहाँ पर हिंदी का उपयोग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में हिंदी का पहचान बढ़ाया जा रहा है। जैसे हिंदी का साहित्यिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे हिंदी में प्रकाशित होने साहित्य की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है, जिससे इसका कैसे अन्य भाषाओं में इसे मिल रहा है। भविष्य की दिशा में अगर देखते हैं तो हिंदी को तकनीकी रूप से क्या करना है, टेक्नोलॉजी के रूप से क्या करना, सशक्त बनाना है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हिंदी में समावेश करना है। हिंदी में ऑनलाइन शिक्षण और सामग्री का भी क्या करना है, यहाँ पर बढ़ावा करना हमारे पास है। फिर है शिक्षा में हिंदी का भूमिका, प्राथमिक और जितने माध्यमिक स्तर के कार्य होते हैं उनमें हिंदी को अनिवार्य करना है।
उच्च शिक्षा और तकनीकी पाठ्यक्रम में हिंदी का उपयोग करना है। जन जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को हिंदी के प्रति सम्मान होना चाहिए और प्रेम को बढ़ाने की जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। युवा को हिंदी साहित्य, सिनेमा, कला जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। देखिए, हिंदी भाषा वर्तमान में एक और वैश्विक पहचान प्राप्त कर रही है, तो दूसरी ओर कई सही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी विकास है, डिजिटल युग है, सरकारी प्रयासों ने हिंदी को प्रासंगिक बनाया है। इसके लिए साथ ही साथ भाषा के प्रति जो जागरूकता और हिंदी के प्रति अगर देखा जाए हमारे पास है, प्रेम को बढ़ाकर और ज़्यादा सशक्त बनाया जा सकता है। हिंदी केवल हमें भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति हो गई, परंपरा होगी, इसका पहचान का प्रतीक होता है। इसलिए इसका संरक्षण करना चाहिए और प्रचार प्रसार के लिए हर व्यक्ति को, हर यानी भारतीय को अपना योगदान देना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। तो ये थे मौखिक भाषा जो होता है, इसके अंतर को आपको स्पष्ट करते हुए दोनों की विशेषताओं का यहाँ क्या करना, वर्णन करना है। यानी लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर होता है ये बताना है और दोनों की विशेषता भी बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते सबसे पहले क्या होता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा एक जरिया है या फिर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और ज्ञान को क्या करते हैं, एक व्यक्ति से लोगों तक, अनेकों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषा हमारे विचार, भावना और ज्ञान के संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इसे लगभग हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं मुख्यतः, जो मोस्टली बांटा जाता है। एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। ये दोनों ही भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं, आधारभूत साधन है। बिना इसके लिए भाषा का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। लेकिन इनके उपयोग, संरचना और प्रभाव में क्या रहता है, महत्वपूर्ण अंतर दिखाया जाता है। जैसे अगर बात करें लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज की बात करें, तो लिखित भाषा वह भाषा है जिसे हम लोग क्या करते हैं, लिख कर प्रस्तुत करते हैं और जिसे आप पढ़कर क्या कर सकते हैं, समझा भी जा सकता है। यह स्थायी होता है, मतलब ये फिक्स्ड है हमारे पास, या परमानेंट बोल सकते हैं। और संरक्षित रूप में होता है, इसे हम संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसी लिखित भाषा की कुछ विशेषताएं, जैसा पहला है स्थायित्व और संरक्षण। लिखित भाषा क्या है, स्थायी होती है। भैया ये हमारे पास क्या है, परमानेंट है और इसे आप भविष्य के संदर्भ में, मतलब भविष्य में मान ली कभी जरूरत पड़ेगा तो आप इसे संरक्षित भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज हो गए, जो हमारी पांडुलिपियां होगी, जो हमारे पुराने ग्रंथ हो गए, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारे पास मानकीकरण। जैसे हम लोग जानते हैं कि लिखित भाषा में व्याकरण और शैली का इस्तेमाल होता है और व्याकरण और शैली के जो नियम होते हैं उन्हीं का पालन करना हमें आवश्यक होता है। तो इसमें हमारे पास भाषा में स्पष्टता आती है और एक अनुशासन आता है। जैसे हमारे पास जो भी शैक्षणिक, मान लीजिए जो भी आपने एकेडमिक जीवन अपने जो भी पढ़ाई किया होगा या जो भी मान लीजिए आपने रिसर्च किया हो, तो ये सब के सब को फॉलो करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर ग्रामर्स के रूल फॉलो करना पड़ते हैं, कुछ पार्टिकुलर यहाँ पर नियम आते हैं। तो ये सब के सब किस में आते हैं, मानकीकरण में आते हैं हमारे पास। अगला हमारे पास है विस्तार और गहराई। अगर हम बात करें तो लिखित भाषा का जो उपयोग है वो जटिल और जो विस्तृत हमारे विचार है उनको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का उपयोग आप क्या करते हैं, जितने भी मान लीजिए कॉम्प्लेक्स चीजें यानी जटिल जिसे बोला जाता है और जो भी विस्तृत विचार है आप उनको व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारी साहित्यिक जितनी भी कृतियां, जिसमें महाभारत है, रामायण है, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें है भाषा का सौंदर्य। मतलब इसका यहाँ पर सुंदरता का बात किया जा रहा है कि लिखित भाषा में हम अलंकार का इस्तेमाल करते हैं, छंद का, रस का और शैली का उपयोग करके इसकी जो साहित्यिक सौंदर्यता है, मतलब इसका जो गुण, मतलब इसका जो सौंदर्य है उसको लगातार हम लोग प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं। जैसे सूरदास की कविताओं में ब्रज भाषा का आपको अद्भुत सौंदर्य सुनने को देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, भाषा का सौंदर्य। अगला पॉइंट है हमारे पास औपचारिकता। यहाँ पर क्या है, लिखित भाषा अधिक औपचारिक होती है क्योंकि इसमें देखिए हम जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी दस्तावेज होगी या अनुबंध होगी, वहां पर वही शब्द लिखे जाएंगे जो उस चीज पे सूट करेंगे, ये नहीं कि आप अपने हिसाब कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर औपचारिकता भी हमें फॉलो करना पड़ता है। छठा पॉइंट है हमारे पास समय और स्थान की यहाँ स्वतंत्रता। अगर हम बात करें, आप इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए लेखक और पाठक अलग अलग समय स्थान पर, उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर समय और स्थान की स्वतंत्रता रहती है। तो ये थे लिखित भाषा के कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं मौखिक भाषा में, जिसे हम बोलते हैं स्पोकन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मौखिक भाषा वो है जिसे आप क्या करते हैं, किसी को बोलकर व्यक्त करते हैं या जिसे आप सुनकर समझ सकते हैं। यह अस्थायी है, अस्थायी मतलब ये टेम्पररी है और ये सहज होता है हमारे पास। अब मौखिक भाषा की देखिए कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहला विशेषता है क्षणिकता। जैसे मौलिक जो मौखिक भाषा होता है वो अस्थायी होता है, मतलब टेम्पररी है और ये बोलने के साथ ही समाप्त होता है। जैसे मैं आपको बताते चल रहा हूँ, अभी आप पीछे वाला फिर भूलते चल रहे होंगे। क्यों, आप उसे ध्यान से अगर सुनिएगा तो याद रह सकता है, अदरवाइज धीरे धीरे भूलते चले जाओगे। तो इसे संरक्षित करना आप मुश्किल है, लेकिन इसे संरक्षित करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास हो सकता है रिकॉर्डर हो, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो दोस्तों के बीच मान लीजिए बातचीत हो गया या कोई भाषण हो गया, क्या आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो जल्दी? नहीं भैया, नहीं कर सकते। हर समय थोड़ी कैमरा लेके बैठे हो या फोन लेके बैठे हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें है सहजता और तात्कालिकता।
मौखिक भाषा के विचारों को तात्कालिक रूप से व्यक्त किया जाता है, मतलब उसी क्षण पे व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो भी हमारा दैनिक वार्तालाप मतलब हर दिन का जो वार्तालाप होता है वो इसमें आता है। भावनाओं का प्रत्यक्ष यहाँ पर क्या होता है, संप्रेषण होता है। मौखिक भाषा में क्या करते हैं, हम स्वर, उच्चारण और हाव भाव अपना उपयोग कर सकते हैं और अपने भावनाओं को क्या करते हैं, अधिक प्रभाव रूप से सामने पर व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए गुस्सा, खुशी, दुख या दुख को बोलकर या चेहरे के भाव को दिखाकर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास लचीला व्याकरण। देखिए, जब हम मुंह से कोई चीज को बोलते हैं तो आपको मालूम है कि भैया इसमें व्याकरण को उतना आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन लगभग यानी उच्चारण जो करते हैं वो लगभग सेम ही होता है। इसलिए यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए इसका व्याकरण जो रहता है लचीला रहता है। जैसे क्षेत्रीय बोलियों का उपयोग यहाँ पर आता है हमारे पास। सीमित शब्दावली, मौखिक भाषा जो है अक्सर सरल होता है और सीमित मतलब जो लिमिटेड हमारे पास डिक्शनरी के वर्ड्स रहते हैं उसी का हम उपयोग करते हैं। जैसे रोजमर्रा की बातचीत मतलब नॉर्मल जो बातचीत करते हैं वो इसमें शामिल होता है। सीमितता मतलब मौखिक भाषा का उपयोग केवल तभी संभव है जब आपको एक ही समय जो वक्ता और श्रोता मतलब बोलने वाला सुनने वाला एक ही समय और स्थान पर कोई सामने अगर एक ही समय पे होना चाहिए, मतलब हम फोन पे बात करिएगा तो फोन पे सामने सुनने वाला तो चाहिए उसी समय पे, वरना कैसे हो सकता है, इसलिए इसका सीमितता रहता है। तो ये इसका कुछ हमने विशेषता बता दिया। अब देखिए इसी लिखित भाषा और मौखिक भाषा के कुछ लाभ और यहाँ पर सीमाएं। जैसे लिखित भाषा के लाभ पर बात करें तो इसका इतिहास, साहित्य और ज्ञान को हम संरक्षित करने का साधन होता है। किसी भी समय आप स्थान पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। औपचारिक होता है और स्थायी संप्रेषण के लिए उपयोग होता है, लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे पढ़ने और लिखने का आपको ज्ञान भी तो होना चाहिए। अगर त्वरित संवाद के लिए आप उपयुक्त नहीं रह सकते, तुरंत संवाद के लिए आप रेडी नहीं हो सकते। यहाँ पर मौखिक भाषा के इसी प्रकार कुछ गुण बताए हुए हैं, जैसे ये तात्कालिक होता है, तुरंत होता है और प्रत्येक संवाद के लिए उपयुक्त होता है। वहीं पर आप अपने स्वर, हाव भाव, अपने नजरिए से क्या कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को सजीव रूप से सामने व्यक्त कर सकते हैं। और ये 3rd नंबर पॉइंट में बताया हुआ है कि अनौपचारिक होता है और सहज वार्तालाप के लिए प्रभावी होता है हमारे पास। अब इसकी भी देखिए कुछ सीमाएं हैं मौखिक भाषा के, जिसमें बताया गया इसको आप संरक्षित नहीं कर सकते, इसे संरक्षित करना कठिन होता है। जटिल विचारों और विवरण को व्यक्त करना कठिन हो सकता है। लिखित और मौखिक भाषा के पूरक संबंध जो होते हैं वो इस प्रकार बताए हुए एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना लिखित का मौखिक नहीं हो सकता, मौखिक के बिना लिखित नहीं हो सकता। लिखित भाषा स्थायी और संरक्षित अभिव्यक्ति प्रदान करती है, जबकि मौखिक उल्टा कर लीजिए, ये तात्कालिक और व्यक्तिगत संवाद उपयोग होती है। एक सभ्यता के विकास में दोनों का योगदान समान रूप से होता है। भाषा का लिखित तो मौखिक के रूप से हमारी समाज, संस्कृति और ज्ञान के प्रसार के लिए अनिवार्य होता है। लिखित भाषा का उपयोग अगर हम साहित्य में, इतिहास में, दस्तावेज संरचना करते हैं तो वहीं पर जो मौखिक भाषा उपयोग होता है हमारे रोजमर्रा के जो जीवन के संवाद हो गए, भावनाएं हो गए, उनके संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है। इसलिए दोनों का उपयोग मानव जीवन को समृद्ध और क्या कराता है, परिपूर्ण बनाता है। तो याद रखिएगा ये वाला बात। अगला सवाल है हमारे पास, भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भाषा का जो उत्तरोत्तर विकास हुआ है उस पर आपको क्या करना है, यहाँ प्रकाश डालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। तो इसका क्या होगा, भाषा का स्वरूप जो होगा हमारे पास, अगर बात करते हैं भाषा के बारे में, सबसे पहले छोटा सा इसका एक बात जान लेते हैं कि भाषा क्या है। एक मानवीय संचार प्रणाली है जिसमें हम क्या करते हैं, विचार, भावनाएं और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो विकास हुआ है वो समय के साथ हुआ है और इसके स्वरूप में मतलब इसका जो संरचना या स्वरूप बोलिए वो लगातार बदलते चलता जा रहा है। ठीक है, भाषा का स्वरूप और उसका विकास जो है हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और जो हमारी ऐतिहासिक परिवर्तन से प्रभावित होते रहता है। अब इसी भाषा का देखिए जो स्वरूप है, नेचर जो है, पहला ये क्या है, संचार का माध्यम होता है। हम भाषा का इस्तेमाल प्राथमिक जो स्वरूप संवाद होता है उसमें स्थापित करना होता है। यह व्यक्ति और जो समाज है हमारा, इसके बीच विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए आप दैनिक जीवन में बातचीत कर रहे हैं तो ये संचार का माध्यम के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है हमारे पास व्यवस्थित और संरचित। भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं, मतलब भाषा का खुद का व्याकरण का नियम है, शब्दकोश है, ध्वनियों का संयोजन होता है। यह व्यवस्थित और एक क्या होता है, संरचित प्रणाली होता है। जैसे हिंदी में वाक्य रचना जो होती है वो कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म से बनता है हमारे पास। अगला 3rd नंबर है प्रतीकात्मक, मतलब जब हम इसमें क्या करते हैं, भाषा में कुछ प्रतीकों के माध्यम से अपने वर्तस्व, जैसे आपको मालूम है पुस्तक शब्द का प्रतीक जो होता है वो ज्ञान से हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो ये प्रतीकात्मक के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला 4था नंबर पॉइंट है लचीला और परिवर्तनीय। भाषा समय के साथ क्या होता है, बदलती रहती है और हमारी समाज की आवश्यकता के अनुसार इसमें नए शब्द, भाव और शैली को ये लगातार अपनाते रहती है। जैसे मान लीजिए तकनीकी युग में हम हिंदी में क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेब पेज जैसे शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है ध्वन्यात्मकता, मतलब भाषा का स्वरूप जो है ध्वनि से निर्माण हुआ है और यह ध्वन्यात्मक हर भाषा का मूलभूत है। जैसे हम मानते हैं हिंदी में टोटल 44 ध्वनियां होती है हमारे पास। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव के बारे में बात करें तो भाषा का जो स्वरूप होता है समाज और संस्कृति से लगातार प्रभावित होते रहता है। यह हमारी संस्कृति पहचान का क्या होता है, मुख्य अंग होता है।
जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय जो संस्कृति का ये प्रतिबिंब होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव का। फिर भाषा का उत्तरोत्तर विकास यानी एवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इसका विकास हुआ, उस प्रकार बात है। जैसे हमने आदि मानव से हम लोग मानव बने तो किस प्रकार बने, हमारा भी तो विकास हुआ, उसी प्रकार यहाँ भाषा का भी विकास बात किया जा रहा है। जैसे आदिम भाषा जिसे हम प्रिमिटिव लैंग्वेज कहते हैं, तो प्रारंभिक मानव वही आदि मानव काल में भाषा का उपयोग संचार के लिए नहीं बल्कि संकेत और ध्वनि के माध्यम में भाव प्रकट करने के लिए किया था। लेकिन शब्दावली का विकास जो हुआ वो सीमित था और भाषा का स्वरूप जो था वो बेहद ही सरल था। ध्वनि भाषा के बारे में बात करें, फोनेटिक लैंग्वेज के बारे में, समय के साथ क्या हुआ, ध्वनियों का संयोजन शब्दों में परिवर्तन हुआ और भाषाएं संरचनाएं उभरने लगी और शब्दों के जो अर्थ हो चुके वो एक निश्चित अर्थ हमें होने लगे। शब्दावली का विस्तार होने चला, एक्सपेंशन ऑफ वोकेबुलरी हो गया हमारे पास, कि यहाँ पर मनुष्यों ने क्या किया, अपने अनुभव और ज्ञान से क्या किया व्यक्त करने के लिए अधिक शब्दों और वाक्यों का क्या क्या निर्माण किया, जिससे विभिन्न विषय और क्रियाओं के लिए नए नए शब्द बने। जैसे प्रकृति से जो संबंधित शब्द थे, सूरज, पानी, हवा, ये सब शब्दों का यहाँ पर निर्माण हुआ। अगला बात करें तो लिखित भाषा का जो विकास हुआ, क्या हुआ, मानव ने संकेतों और चित्रों से शुरू करके लिपि का आविष्कार किया। लिपि मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है, जिसे हम कोई शब्दों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का इस्तेमाल होता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। तो लिखित भाषा ने क्या किया, ज्ञान को संरक्षित करने के लिए आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने में से मदद की। जैसे हमारी सिंधु घाटी की सिंधु घाटी हो गया, हड़प्पा सभ्यता की लिपि हो गया, जो हमारे प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि हो गया, ये सब की सब लिपि थी हमारी। अगला है 5वां नंबर पॉइंट, क्षेत्रीय और जो हमारी राष्ट्रीय भाषाओं का विकास हुआ, रीजनल एंड नेशनल लैंग्वेजेस। देखिए हम लोग जानते हैं हमारा जो सामाजिक और भौगोलिक बदलाव के साथ भाषाओं का जो क्षेत्रीय रूप है वो विकसित हुआ धीरे धीरे। समय के साथ ये जो क्षेत्रीय बोलियां हैं वो विकसित होकर भाषाओं में क्या भी परिवर्तित हुई। उदाहरण जैसे संस्कृति से हिंदी बना, बंगाली, मराठी, ये सभी चीजों का यहाँ से निर्माण हुआ था। 6वां नंबर पॉइंट है आधुनिक भाषा का विकास, मतलब जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसका विकास। जैसे बात किया जा रहा है कि आधुनिक युग में भाषा ने क्या किया, तकनीकी जो शब्दावली है और वैश्विक संपर्क के कारण नए नए शब्दों को अपनाया। भाषाओं का वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान लगातार बढ़ा, जैसे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी मिश्रण जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। अब डिजिटल युग में अगर बात करें तो इंटरनेट और तकनीक विकास कारण भाषाओं के स्वरूप में तेजी से बदलाव है। जैसे सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म में ईमेल है, टेक्स्ट संदेशों में जो भी व्हाट्सएप है शॉर्ट फॉर्म होते हैं, या इमोजी का लगातार उपयोग बढ़ रहा है। जैसे आपने LOL, लॉट्स ऑफ लव शॉर्टकट में इस्तेमाल करते हो। अब क्या क्या कारण रहे भाषा के विकास में, क्या क्या चीज कारण रहे बताएं। पहला हमारे पास पॉइंट बताया हुआ है कि इसमें क्या है, सामाजिक परिवर्तन। हमारे समाज में होने वाले बदलाव के अनुसार जो नई शब्दावली है और अभिव्यक्ति लगातार जन्म लेती रही। सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, विभिन्न हमारी संस्कृति है देश में, तो संस्कृतियों के संपर्क से हमारी भाषा समृद्ध होती है। जैसे भारत में पारसी, अरबी, तमाम प्रकार के यहाँ पर शब्दों का यहाँ पर प्रभाव रहा था हमारे पास। फिर तकनीकी प्रगति मतलब टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ उससे क्या क्या फर्क पड़ा कि जैसे तकनीकी विकास के साथ नई शब्दावली और अभिव्यक्ति के रूप बदले, जैसे कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, मोबाइल आया, तो नई नई शब्दावली और अभिव्यक्ति के रूप यहाँ हमें देखने को मिले। अगर हम बात करें 4th नंबर पॉइंट में, जिसमें भौगोलिक विस्तार की बात किया जा रहा है, भाषाओं का क्षेत्रीय जो स्वरूप होता है वो उनके भौगोलिक विस्तार और अलगाव से प्रभावित होता है। जैसे हिंदी की विभिन्न बोलियां जो होती है, इसमें अवधी, ब्रजभाषा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। राजनीतिक और इसके आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करें तो उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण ने क्या किया, भाषा के स्वरूप और विकास पर इसका क्या डाला, गहरा प्रभाव डाला, जिस वजह से क्या हुआ, भाषा का स्वरूप जो है वो लचीला और परिवर्तनशील है। यह हमारी मानव सभ्यता के हिसाब से क्या विकसित होते चला गया और इसके विकास का क्रम आज भी जारी है, ठीक है, अनवरत ही जारी रहता रहेगा। तो प्राचीन काल में जो हमारी भाषा है वो संकेतों और ध्वनि पाए थे, लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, भाषा ने लिखित और साहित्यिक प्राप्त किया, और जो वर्तमान युग है उसमें तकनीकी ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल माध्यम से अधिक प्रभावित हुए। भाषा केवल सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारी संस्कृति, इतिहास और समाज की धरोहर है। इसका उत्तरोत्तर विकास जो यह दर्शाता है कि भाषा जो है वो मानव सभ्यता की विकास प्रगति का क्या महत्वपूर्ण आधार है। इसके बिना, आधार के बिना तो काम हो नहीं सकता हमारे पास। तो भाषा के बिना मानव सभ्यता का हमारा प्रगति जो वो दर्शाया नहीं जा सकता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है, भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं का उल्लेख करें। स्पष्ट उल्लेख करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ठीक है। राजभाषा अलग चीज होता है, राष्ट्रभाषा अलग चीज होता है। आइए जानते क्या अंतर होता है। तो वह भाषा जिसका उपयोग हम राज्य के कार्यों में करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, यह राजभाषा। यानी जब हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा का इस्तेमाल राज्य के कार्यों में करते हैं, इसलिए हम इसे राजभाषा बोलते हैं। अगर वैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह राजभाषा भी कहलाने का अधिकारी है। अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा कहना गलत नहीं है, लेकिन कह सकते हैं संविधान के द्वारा से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसे हम इसे राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं।
तो जहां तक राष्ट्रभाषा का प्रश्न है तो ये केवल उसी क्षेत्र में रहती है जिसकी एक बोली होती है। लेकिन जैसे हिंदी खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली राजस्थान में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि की प्रतिष्ठित या आदर्श भाषा है। किंतु जब कोई बोली जो है वो आदर्श भाषा बनने के लिए उन्नत होकर महत्वपूर्ण अंग बन जाती है, तो ये पूरे देश या पूरे राष्ट्र की क्या होती है, भाषा परिवार क्षेत्रों में इसका जो उपयोग होता है वो जितने भी हमारे सार्वजनिक मतलब पब्लिक जितने भी काम होते हैं उनमें आदि में इस्तेमाल होने लगता है। तो वह राष्ट्रभाषा की पद पाया जाता है, मतलब हर जगह जब इस्तेमाल होने लगेगा तो ये राष्ट्रभाषा बन जाएगा। तो हिंदी को धीरे धीरे भारतवर्ष में लगभग यही स्थान प्राप्त हो रहा है। वह अपने परिवार के अहिंदी प्रांतों तथा अन्य जितने भी परिवार के प्रांत है उनमें धीरे धीरे व्यवहार में आता चला जाता है। देखिए हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी लोगों के घर में बोली जाती है लगभग हमारे भारत में, और सबसे सरल है, समझने में से कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यह हर लगभग घर में सभी बोला जाता है। पूरे यूरोप में जैसे फ्रेंच को यही स्थान प्राप्त था, व्यापार आदि क्षेत्र में अंग्रेजी है, और आज विश्व में हमारा भाषा या विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, किसी बोली की परम जो सीमा होती है उसका किसी रूप में यहाँ पर विश्व भाषा होना ही है। मोटे तौर पर राजभाषा और जो राष्ट्रभाषा के बीच अंतर लिखेंगे तो राष्ट्रभाषा क्या है, किसी भी राजभाषा जो है किसी भी राज्य के राजकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा बोलती है। राष्ट्रभाषा जो है संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है या आदर पाने वाली जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला पॉइंट यह बताया हुआ है कि राजभाषा को जो है संवैधानिक मान्यता रहती है, मतलब उसे बेसिकली संवैधानिक कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मान्यता मिली हुई है। राष्ट्रभाषा सार्वजनिक मतलब लोगों का मत मिला हुआ कि भैया ये लोग बोलेंगे इसको। राजभाषा का जो स्वरूप होता है वो कार्यालयीय भाषा के रूप में होता है, मतलब ऑफिशियल वर्क में होता है। राष्ट्रभाषा का जो स्वरूप होता है वो कार्यालयीय नहीं होता, ऑफिशियल सिर्फ नहीं रहता। राजभाषा में विशेष स्वीकृत शब्दों का प्रयोग होता है, मतलब इसमें सिर्फ कुछ स्पेशल शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। राजभाषा में विभिन्न भाषाओं को सहज रूप से आप क्या कर सकते शामिल कर सकते हैं। राजभाषा का जो स्वरूप होता है वो लचीला नहीं होता। राजभाषा के जो शब्द होते हैं वो मानक होते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का रूप ऐसा दृढ़ नहीं होता। यह विकसित भाषा है और इसका विकास जो होता है एक क्रम से होता है, मतलब सीरियल वाइज इसका क्या होता है लगातार विकास होते रहा है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि राजभाषा और राजभाषा से पर्याप्त अंतर है। राजभाषा भी राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर लेता है या फिर राष्ट्रभाषा भी राजभाषा रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो लगभग दोनों क्या है एक ही बोल सकते हैं, बस संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त नहीं के रूप में जान सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है जो पूछा जाएगा पेपर में। अगला सवाल है भाषा की परिभाषा दीजिए, और भाषा के जो विभिन्न हमारे पास विशेषताएं होती है उनका भी आपको उल्लेख करना है। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ भाई भाषा क्या होता है। भाषा एक हमारे पास सजीव प्रणाली है जिसके माध्यम से हम सभी मानव अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, कल्पनाएं, संदेश एक दूसरे को व्यक्त करते हैं। यह एक सांकेतिक प्रणाली होती है जिसमें हम शब्द का, ध्वनि का, वाक्य का, रचना का और व्याकरण के माध्यम से यह प्रभावी होता है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो भाषा वह माध्यम है जिसके थ्रू या जिसके माध्यम से हम अपने बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह केवल संवाद का जरिया नहीं है, बल्कि आप इससे क्या कर सकते हैं अपनी संस्कृति, परंपरा और जो भी हमारे समाज का प्रतिबिंब भी होता है। याद रखिए, यानी ये आपका इमेज भी होता है कि आपका समाज कैसा बताता है। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं बात करें तो पंडित नेहरू जी ने कहा था कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा का वाहक है। अगर हम बात करें नोम चॉम्स्की की तो भाषा वह साधन है जिससे मानव अपने अनंत विचारों को क्या करता है सीमित शब्दों में व्यक्त करता है। तीसरा हमारे पास है भाषा की विशेषताएं के बारे में बात की जाए तो ये इसमें सामाजिक माध्यम बताया जा रहा है कि भाषा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र होता है। यह मनुष्यों को क्या करता है आपस में जोड़ने और जो हमारी सामूहिक गतिविधि होती है उनमें भाग लेने का अधिकार देता है। जैसे सामूहिक मान लीजिए कोई प्रार्थना हो गया, जैसे कोई बैठक हो गया, चर्चा हो गया, इसमें भाषा का क्या होता है योगदान रहता है। अगला है संचार का साधन। आपको अपने विचार, भावनाएं और जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का यहाँ पर उपयोग होता है। इसमें भाषा जो शब्द का सबसे प्रभावी माध्यम है, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित, जिससे व्यापार में समझौते होते हैं, परिवार में संवाद भी होते हैं। अगला पॉइंट है ध्वन्यात्मकता। हम लोग भाषा में क्या करते हैं ध्वनियों का विशेष महत्व रहता है। ये ध्वनि ही बेसिकली क्या करते हैं उसे अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं और वाक्य बनाने का काम करते हैं। प्रत्येक ध्वनि के पीछे एक अर्थ होता है, जैसे जल का अर्थ होता है पानी। ठीक है, पारंपरिक के रूप में बात करें तो भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इसके साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो गया और ज्ञान का भी संचरण होता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो संस्कृत भाषा का जो प्रभाव है वो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर हमेशा रहा है। रचनात्मक के बारे में बात करें तो भाषा में जो हमारी असीमित विचारों को क्या भाषा के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे असीमित विचार है उनको व्यक्त करने की यहाँ पर क्या होती है क्षमता होती है। हर नई परिस्थिति हम क्या कर सकते हैं नए शब्द और यहाँ पर वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण पे बात करें विज्ञान और तकनीकी शब्द जैसे ईमेल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इसमें आएगा। फिर लचीलापन, जैसा समय
स्थान और समाज के अनुसार भाषा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे हिंदी में अंग्रेजी शब्द का जो समावेश होता है उसे क्या कहते हैं भैया, मॉडर्न। आप इसमें एग्जांपल रख सकते हैं, मॉडर्न मोबाइल रख सकते हैं हमारे पास। अभिव्यक्ति की शक्ति होती है, मतलब भाषा के माध्यम से जो भी जटिल शब्द विचार या जटिल विचार को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कविताएं, कहानी, संवाद, नाटक आदि के यहाँ के रूप में यहाँ पर शामिल नहीं आती है। प्रतीकात्मक भाषा में देखिए जो शब्द प्रतीक के रूप में होते हैं, जैसे लाल रंग खतरे का होता है। शब्द और उनके अर्थ जो है वो समाज द्वारा लगाए गए होते हैं, स्वीकार किए गए होते हैं। संगठन के रूप में बात करें तो भाषा क्या है, व्यवस्थित है और संगठित होती है। इसमें व्याकरण के जो नियम होते हैं और शब्द की जो संरचना का पालन होता है। जैसे वाक्य संरचना में राम क्या खाता, फल खाता है, तो विषय में क्या होगी, विषय है, क्रिया है, यहाँ कर्म शामिल होता है। विकासशीलता के ऊपर बात करें तो भाषा जो है समय के साथ विकसित होती है। जैसे पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी में क्या होता है, शब्दावली का अंतर होता है। नई पीढ़ी की आवश्यकता और परिवर्तन के अनुसार इसमें क्या होता है, नए शब्द जुड़ते रहते हैं। अब ये था भाषा की विशेषताएं में। अब भाषा की जो प्रकृति होती है बताया गया कि आधिकारिकता होती है। भाषा का जो मानकीकरण किया जाता है, जैसे हिंदी में हम क्या करते हैं, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। भिन्नता बात करें तो अगर हम विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, विभिन्न संस्कृति समाज के लोग मिलेंगे और उनमें से सब अपने अपनी भाषाओं की विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे, विभिन्नता दिखाया जाता है। तो हिंदी की जो विभिन्न बोलियां उसमें ब्रज है, अवधि ये आते हैं। तो भाषा जो है बेसिकली अगर ओवरऑल बात करें हम लोग निष्कर्ष के ऊपर, तो भाषा जो है हमारे मानव जीवन का क्या एक अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल हमारे संवाद अभिव्यक्ति माध्यम है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा और हमारे ज्ञान का वाहक है। ज्ञान को भी एक स्थान से, एक व्यक्ति से अनेक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो भाषा की विशेषताएं इसे अद्वितीय और क्या बनाती है, सजीव बनाती, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और आप सभी बच्चों का एसी हिंदी सेमेस्टर 3 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने बता दिया इस वीडियो में। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें, शेयर करने में तो कमी बिल्कुल ना करें। और आप सही बच्चों को पूरा प्ले सेक्शन पे वीडियो बना हुआ है, अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं तो 50 में 50 आपका पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विषय एग्जामिनेशन के लिए।